अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सीखा और मैंने बहुत डिटेल में बताया। आप उसको जरूर सुनिए अगर आपको नहीं पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। आज हम इसमें देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस और इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी साथ डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस वीडियो में भी थोड़े से मैंने टच किए, लेकिन यहाँ पे दोबारा से मैं उनको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम बेसिकली आज जो एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं एंड और चंद छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो कोशिश करूंगा वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा ना हो और मैं ज़्यादा आपको बता सकूं इस छोटी सी वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए इसको शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले जो हमारी पहली यहाँ पे एप्लीकेशन है वो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले इस टर्म को समझते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ये मैंने क्या लिख दिया, डायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स किनको कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। अब कोवलेंट हाइड्राइड्स किनको कहते हैं? जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, बिकॉज हाइड्राइड ऐसे भी हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, लाइक NaH। ये एक सोडियम हाइड्राइड है बट दिस इज नॉट कोवलेंट हाइड्राइड। यहां पे हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करने जा रहे। अब थर्मोडायनेमिक कौन सी होती हैं? जो हीट से रिलेटेड हो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे हीट ऑफ इवापोरेशन है, वगैरह वगैरह, इस तरह की प्रॉपर्टीज, वोलेटिलिटी, इनको हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। सर वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी होती है बुखारात बनने की एबिलिटी, कोई चीज कितनी जल्दी इवापोरेट हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे 4th A ग्रुप जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, 5th A। अगर आपको ये ना याद हो तो कोई बात नहीं है, 6th A, 7th है, 8th है, चूंकि बॉन्ड नहीं बनाता है, नोबल गैसेस होती हैं तो उनको छोड़ देते हैं। इसमें आती है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, अगर आपको ये सारे याद नहीं है तो पहले दो लाजमी याद कर लें। 5th में आती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, और 6th में आती है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और यहां पे ये आप सबको आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना, सारों को आता है। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना, दीज आर कॉल्ड ग्रुप मेंबर्स ऑफ 4th, 5th, 6th एंड 7th। व्हेन दे आर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन दीज आर कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने, H2SO4 भी एक हाइड्राइड है, लेकिन हम इसको हाइड्राइड नहीं कहेंगे। उसकी वजह, इसमें 3 तरह के एलिमेंट आ गए, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्राइड सिर्फ हम उनको कहेंगे जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, ओनली 2 एलिमेंट। मसलन अगर मैं बोलूं मीथेन, तो मीथेन में 2 तरह के एलिमेंट मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्राइड है। सही है, HCl एक हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड आर दी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ये बात याद रहे। अब इसके हाइड्राइड को हम कैसे लिखेंगे? CH4, ये एक हाइड्राइड है। SiH4 ये हाइड्राइड है। ये सारों के साथ 4 आने हैं हाइड्रोजन। ठीक है, आप पहले 2 भी याद रख लें, काफी है। इनके साथ 3 आएंगे तो ये हाइड्राइड बन गए। ठीक है, और इसके साथ 2 आएंगे तो इसको पीछे यहां पे लिखते हैं इस तरह से, तो ये भी हाइड्राइड है। दीज आर कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड, ऑल दीज, ये इनके साथ ऐसे आएगा। अब यहां पे नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली ये होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना इन हाइड्राइड के, वो डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं। यानी होना ये चाहिए कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नीचे वाले इसका लेड हाइड्राइड का होना चाहिए और सबसे कम मीथेन का होना चाहिए। यानी जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना ऐसे, तो इन हाइड्राइड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करते हैं। यानी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये लाइन सीधी चले, ये नीचे की तरफ हम जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करें, नीचे की तरफ इंक्रीज करते हैं। सही है, इन हाइड्राइड्स के जो आपको मुख्तलिफ ग्रुप के नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का है एंड डाउन द ग्रुप वो सबसे ज्यादा इसका है। यहां पे भी ऐसे होना चाहिए कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का हो और फिर नीचे ज्यादा हो, लेकिन एक्सेप्शनली यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अमोनिया का। यहां पे भी ऐसे होना चाहिए था कि सबसे कम वाटर का हो और फिर एंड वाले का सबसे ज्यादा, लेकिन एक्सेप्शनली यहां पे भी वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और यहां पे भी डाउन द ग्रुप ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली यहां पे HF का ज्यादा है। तो वाई जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड विच आर एट द टॉप ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स, तो इसकी वजह यह होती है कि इन तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और बाकी इनके जो डाउन द ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। क्योंकि मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, इसलिए मीथेन वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था अपने बाकी ग्रुप मेंबर से हाई नहीं था।
लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ पे हाई है तीनों का, क्योंकि तीनों के अंदर क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इनके बाकी ग्रुप मेंबर्स में नहीं पाई जाती। यही वजह है कि इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप मेंबर्स के। तो ये बात मैंने आपको वैसे बता दी। अगर आपको पेपर में आ जाए कि जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं ऑफ ग्रुप 5th 6th एंड 7th है, ये वाले जिसमें अमोनिया, वाटर और HF आता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट अपने बाकी ग्रुप मेंबर के हाइड्राइड से ज़्यादा क्यों होते हैं? तो आंसर इज कि बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कंपेयर करके पूछ सकता है कि H2S जो है ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, और वाटर जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब ये जो H2S है ना, इसमें पाई जाती है वीक डायपोल डायपोल फोर्सेस। गालबन इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में होता है H2S का, ये गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, इसमें पाई जाती है डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, और ये वीक फोर्सेस हैं, है ना, डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की तरह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है सल्फर, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है H2S में, बल्कि डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। और वाटर के अंदर क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और वाटर के अंदर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले आपको बनाना सिखाई है, फिर सीख लें, वो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। इस तरह से 5 ऑक्सीजन लगाएं यूं, और ऐसे 7 हाइड्रोजन शो करें यूं बेंट शेप में, और आपको बताया था कि पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन होगा क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगी उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको डायपोल डायपोल फोर्स नहीं कहते। उसकी वजह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो हाइड्रोजन है वो स्मॉल साइज का है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल साइज है, और लॉन पेयर भी हैं, तो डायपोल डायपोल फोर्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट कोवलेंट लाइक नेचर आ जाता है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली पहली वीडियो देखें। तो पानी के अंदर चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो H2S में डायपोल डायपोल फोर्सेज होती हैं, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही वजह है पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद कोवलेंट हाइड्राइड्स ही से क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा क्यों है। इसकी वजह मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो HF है उसमें जिग जैग मैनर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, बताया था ना आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको याद है, पर मुझे तो याद है मैंने बताया था। तो ये जिग जैग मैनर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है HF के अंदर। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आपने खुद शो कर लेने, वो प्रीवियस वीडियो में चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो वाटर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्यों ज़्यादा होता है, इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा फिर बता देता हूँ। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये रूम टेम्परेचर पे गैस है HF। पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ऊपर भी लिखा हुआ है, और ये गैस है। अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नंबर हैं वो कम हैं, यानी एक मॉलिक्यूल, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें ये पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन है और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। तो फ्लोरीन का सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड आगे हाइड्रोजन से है, फिर अगले मॉलिक्यूल में फिर फ्लोरीन का एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है वाटर के अंदर। ये वाटर के अंदर जरा गौर से चेक करें, ऑक्सीजन को देखें, एक इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ये है और एक ये है। तो ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाता है अपने दोनों लोन पेयर्स का इस्तेमाल करके। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और जो फ्लोरीन है वो अपने 3 लोन पेयर में से सिर्फ एक का इस्तेमाल करके ओनली एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल। तो ये ओवरऑल वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम कंपेयर करें एक हाइड्रोजन बॉन्ड HF का और एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर का, तो फिर वाटर का एक हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होता है और HF का एक हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन चूंकि ये तादाद में 2 हो जाते हैं पर मॉलिक्यूल और ये तादाद में 1 होता है, तो ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर के अंदर ही होती है। ठीक है, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, एक तो ये हो गया ना कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है और HF का क्यों कम होता है, और एक क्वेश्चन ये हो गया कि H2S गैस क्यों होती है और वाटर लिक्विड क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे। एक क्वेश्चन इसमें से और आता है शॉर्ट में, और वो ये होता है कि जो HF है ये वीकेस्ट एसिड है अमंग हैलोजन एसिड। अमंग ऐसे भी आ सकता है, मैं दोनों तरह से आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। हैलोजन
एसिड। सर ये हैलोजन एसिड्स कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। देखो जैसे HF हैलोजन एसिड है ना, हैलोजन का हाइड्रोजन एसिड, इस तरह HCl भी होता है, HBr भी होता है और HI भी होता है, यहाँ पे बने भी हुए हैं ये देखें, ये सारे हैलोजन एसिड्स हैं। इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है ना वो HI है और सबसे जो वीक है वो HF है। ये वीकेस्ट है इसलिए मैंने वीकेस्ट लिखा है और ये इन सब में चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट है। वैसे तो इनसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड्स मौजूद हैं लेकिन इन चारों में कंपैरेटिवली वीकेस्ट HF है और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो HI है। क्लियर। अब आपको पेपर में क्वेश्चन यूं भी दे सकता है कि HF जो है ये वीकर एसिड होता है HCl से, ये क्वेश्चन बन सकता है, या HF वीकर एसिड है HBr से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, HF वीकर एसिड है HI से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या ऐसे कह दे कि HF सब में वीक है तो भी क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि HF और HCl का कंपैरिजन करता है वो कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF जो है वो वीक एसिड है। अब स्टूडेंट याद रखना, अक्सर स्टूडेंट ये समझ लेते हैं चूंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऐसा नहीं है, ये वीक एसिड है। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा जरूर है इन सब में से, लेकिन ये एसिड में वीक है। क्यों? क्योंकि एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है उसका अंदाजा हम उसके प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी से लगाते हैं। दोबारा बता देता हूं, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है इस चीज का अंदाजा हम उसके प्रोटॉन देने की एबिलिटी से लगाते हैं। अब देखें जो HF है ना, ये वाला HF जो है इसमें जो ये वाला कोई एक प्रोटॉन कंसीडर कर लें, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं ये प्रोटॉन, अब ये प्रोटॉन एक तरफ ये वाला कोवलेंट बॉन्ड है CB मैं इसको लिख रहा हूं, प्रोटॉन के एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड है और एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको मैं HB लिख देता हूं। तो ये इंट्रैप हो गया, फंस गया, ये हाइड्रोजन दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के दरमियान फंस गया। एक तरफ कोवलेंट बॉन्ड है वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है और जो एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी इतना वीक नहीं होता, 20% लेस इफेक्टिव है देन कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड के जितना ही तकरीबन स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो H का निकलना ये पॉसिबल नहीं होता इतना आसानी से। लेकिन जब हम बात करते हैं HCl की या बाकी जो ये वाले एसिड्स हैं, लाइक अगर हम HCl की बात करें तो HCl में तो पाई जाती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, है ना। तो जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, देखें यहां पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, तो ये जो प्रोटॉन है इसके एक तरफ तो कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन दूसरी तरफ वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स है, जिससे ये उतना इसका निकलना मुश्किल नहीं होगा, यानी ये उतना इंट्रैप नहीं है ये वाला प्रोटॉन जिस तरह से HF के अंदर प्रोटॉन इंट्रैप था। दैट इज वाई ये जो HCl है ना ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू HF, ये वीकेस्ट एसिड है क्योंकि ये अपना प्रोटॉन दे नहीं पाता ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये अपना प्रोटॉन आसानी से दे पाते हैं बिकॉज एक तरफ इनके डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है जिसको तोड़ना थोड़ा आसान रहता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थी क्या भला, यस पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम हमने रखा हुआ है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड। अब मैं पता क्या करता हूँ, कुछ छोटी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर देता हूँ। जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है ना, अगर मैं यहाँ पे अब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले जाता हूँ। अभी फिलहाल आप जो है इसमें समझें बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रेलिवेंट छोटी छोटी। चलें जी, उसमें एक हम सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है, मैं उसको नंबर कोई भी दे सकता हूँ, मैं नंबर 2 पे रख लेता हूँ उसको, लेकिन आपके बुक में वो नंबर चेंज हो सकता है। सॉल्युबिलिटी देखिए, सॉल्युबिलिटी ग्रेटली अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना वो पानी में हल नहीं होते बिकॉज दे आर नॉन पोलर, या अगर थोड़े बहुत पोलर भी हों तो पानी तो बहुत ज़्यादा पोलर है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पानी के अंदर हल नहीं होते। लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर डिजोल्व यानी सॉल्युबल हैं। अब उसकी वजह देखें, अगर हम अल्कोहल ही की बात करें और अल्कोहल को हम लिख लेते हैं ROH, अल्कोहल का जो जनरल फॉर्म आपको पता है अल्कोहल को ROH कहते हैं, और वाटर के लिए तो हम H2O लिखेंगे ना। तो अब हम एक तरफ मैंने ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना लिया, दूसरी तरफ मैं वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता हूँ साथ ही, ये मैंने वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया, फिर मैं एक अल्कोहल का बना लेता हूँ ROH, फिर मैं एक वाटर का बना लेता हूँ OH और ये H। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें पानी में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये तो आप ऐसे लिख लें। ठीक है, अल्कोहल में भी ऐसे ही होगा, अल्कोहल में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां देखें ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है और ये पानी का, तो इनके दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह ये फिर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, फिर ये वाटर का, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इस तरह फिर ये वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर ये अल्कोहल का है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। समझ आई?
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्कोहल्स, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं लिख देता हूं यहां पे अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे मैं चले नहीं बनाता, जैसे एसिटिक एसिड है जिसको हम विनेगर कहते हैं। विनेगर हम कैसे बनाते हैं, एसिटिक एसिड को थोड़ा सा डाल देते हैं 2 से 5% वाटर के अंदर, तो वो जो महलूल होता है यानी सॉल्यूशन होता है उसको हम विनेगर कहते हैं। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, एसिटिक एसिड, तो वो पानी में हल हुआ ना, तो अल्कोहल्स भी पानी में हल हो जाती हैं। अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो जो अल्कोहल्स होती हैं या हमारे पास क्या होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाटर सॉल्युबल होती हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको हल नहीं होना चाहिए। एक चीज इसमें जरूर ऐड करूंगा, ये जो आर होती है ना बेटे, ये वाली, ये आर, इसको हम नॉन पोलर पार्ट कहते हैं। ये कार्बन चेन होती है नॉन पोलर पार्ट। अगर ये ज्यादा होना शुरू हो जाए ना, यानी आर की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाए, यानी अल्कोहल्स में कार्बन की अगर चेन बढ़ रही है तो फिर ये सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम कर देगी, और अगर ये छोटी है चेन तो फिर वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे। इसका मतलब जो कम कार्बन वाली अल्कोहल है वो या कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होती हैं, जो हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं। चलें जी, एक और प्रॉपर्टी छोटी सी होती है, उसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, वो है हमारे पास है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। अब देखें, जो हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मतलब मुंह शुद्ध होने के लिए जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटी सोप, चिट्टा होने के लिए, वो सारे हमारे पास होते हैं ब्यूटी सोप। उसमें डिटर्जेंट्स जैसे हम कपड़े शपड़े धोते हैं, सर्फ वगैरह, या हम बर्तन धोने वाला जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। ठीक है, सो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का जो क्लींजिंग एक्शन है वो कैसे होता है? क्लींजिंग यानी क्लीन करने का प्रोसेस कैसे होता है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी मजे का है, और ये सारा ना शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने कितने लाइन लगी, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैंने कवर करवाई आपको, वो वाली उसमें शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकती है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉबेबली उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही उठाता है। अब जो हमारे पास डिटर्जेंट होता है ना या सोप होता है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक उसका पोलर पार्ट होता है जिसको हम हेड बोलते हैं, और सॉरी नॉन पोलर पार्ट, और एक उसकी पोलर टेल होती है। ये मैंने आपको बता, ये इसका हेड है, हेड, ये नॉन पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट। और ये जो होता है ना, ये हमारे पास टेल होती है, इसको हम पोलर कहते हैं, पोलर पार्ट है। ये एक डिटर्जेंट समझ लें ऐसे होता है। अब होता क्या है, देखें, अगर आपके हाथों पे ऑयल लगा है, आप उसको वैसे पानी से धोई जाएंगे, वो नहीं उतरता। अब उसकी वजह ये होती है कि ऑयल जो है वो नॉन पोलर है और जो पानी है वो पोलर है, तो पानी ऑयल को कैसे निकाल सकता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप डिटर्जेंट लगाते हो यानी साबुन लगाते हो हाथ पे, तो ऑयल उतर जाता है। अब इसके पीछे साइंस समझें। साइंस ये है, अब जो डिटर्जेंट हमने लगाया यानी कि साबुन, उसमें 2 पार्ट थे, एक पानी के अंदर हल होने वाला और एक ऑयल के अंदर हल होने वाला। तो आपके हाथों के साथ ऑयल लगा था ना, तो जैसे ही आपने डिटर्जेंट लगाया, डिटर्जेंट का जो नॉन पोलर पार्ट था उसने आपके हाथों पे लगे ऑयल के साथ इंटैक्ट होना शुरू कर दिया। और जब वो नॉन पोलर पार्ट डिटर्जेंट यानी कि उसने ऑयल को अपने अंदर डिसॉल्व किया, फिर उसको पानी के अंदर हल होके निकलना भी है, क्योंकि अगर वो पानी के अंदर हल नहीं होगा फिर आपके हाथों पे लगा रह जाएगा। तो फिर वो नॉन पोलर पार्ट से पोलर पार्ट जो होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, सही है, और ये स्टेन्स जो होंगे उनके साथ अपनी वीक इंटरेक्शन बना लेगा। स्टेन्स जो होंगे, दाग होगा, तो दाग जो हैं वो पहले जाएंगे नॉन पोलर पार्ट ऑफ दी डिटर्जेंट के पास, और वो नॉन पोलर पार्ट जो है वो पहले दागों को निकालेगा कपड़ों से, हाथों से, कोई भी जहां पे दाग लगा है। और फिर क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर दाग अच्छे होते हैं और नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर जो दाग होते हैं वो स्टेन्स यानी वो पहले जाएंगे डिटर्जेंट के नॉन पोलर के साथ, और फिर वो जो उसका पोलर पार्ट होगा यानी उसकी टेल, वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर उस दाग को बाहर निकाल देगी। सो दिस इज द सिंपल फिनोमेना ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पोलर पार्ट ऑफ डिटर्जेंट एंड water. So now move with our fourth application. चलें, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन है, मजा भी आ रहा होगा आपको समझने में। चलिए, ये अच्छी लग रही होंगी। देखते हैं हमारे पास फोर्थ वन कौन सी है। इसमें है हम देख लेते हैं जो हमारे पास पेंट्स एंड डाइज वगैरह होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पाई जाती है। फूड मटेरियल्स वगैरह, फूड मटेरियल्स मैं इकट्ठा ही डिस्कस कर देता हूँ, आप अगर आपके अलग अलग हैं बुक में तो इनको फूड मटेरियल्स, पेंट्स एंड डाइज,
इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सर जी? यस, बिल्कुल होती है। देखें, पहले तो फूड मटेरियल्स की बात कर लें। फूड मटेरियल्स में हम नॉर्मली यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, हम प्रोटीन्स, इस तरह की चीजें खाते हैं। अब प्रोटीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो हमारी फूड का हिस्सा है। लिपिड्स में चूंकि जो हम ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें उतनी लेवल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती, लेकिन किसी हद तक हम कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं किनकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होते हैं। तो जब हम डाइट यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा लाइफ में, तो वो जो डाइट है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है मुख्तलिफ सूरतों में। और जो असल बात है वो हम बात कर रहे थे पेंट्स की। अब देखें, पेंट्स जो होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये तो आपको पता है, वाटर इनसॉल्युबल। जनरल आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं मैं आपको। और ये जो डाइज होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, नॉर्मली वाटर सॉल्युबल। अब मैं यहां पे ये तो नहीं आपको बता रहा कि वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होते हैं, यहां पे बता रहा हूं इनकी एडहेसिव होना, एडहेसिव होने की जो प्रॉपर्टी है, एडहेसिव। देखें फॉर एग्जांपल, ये जो हम कपड़ों को रंग देते हैं उनको हम डाई बोलते हैं, या बालों वगैरह को लोग डाई करवा लेते हैं। तो वो जो डाई होता है यानी कलर, वो कपड़े के ऊपर कैसे चढ़ जाता है मुकम्मल। कपड़ों से याद है, क्लॉथ्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी ये जो हमने कपड़े पहनते हैं, फैब्रिक्स जो होती हैं, इनके जो धागे होते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पे फूड मटेरियल्स के साथ साथ आप पांचवी अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फैब्रिक्स कर सकते हैं या क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ जो होते हैं। तो ये हमारे पास इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। मतलब जो कॉटन है वो आपको पता है सेलुलोज है टोटल सारी, और यहाँ भी जो थ्रेड्स हैं सारे वो हाइड्रोजन बॉन्ड। हनी वगैरह जो शहद होती है वो भी इतनी ज़्यादा डेंस होती है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, फूड मटेरियल में आ जाती है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैं सारा कुछ आपको थोड़ा मिक्स करके बता रहा हूँ। बात हो रही थी एडहेसिव होने की। अब जो डाई होता है ये कपड़ों पे कैसे पक्का हो जाता है, क्योंकि कपड़ों के दरमियान और डाई के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाली हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी वजह से जो रंग होता है वो कपड़ों का जल्दी, हल्के भी रंग होते हैं उतर भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं उतरता, इसका तो नहीं उतरेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो पेंट होते हैं, मतलब जब हम किसी दरवाजे पे, किसी वॉल पे हम पेंट करते हैं, वो भी उसके साथ पक्का हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, तो उसकी वजह भी उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही का होना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फूड मटीरियल्स, पेंट्स एंड डाइज एज वेल एज in fabrics and cloth. The remaining applications of hydrogen bonding are, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले जाते हैं, बिकॉज द लेक्चर लेंथ इज वेरी लार्ज, जो आपको थोड़ा बोर कर देती है। फिर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, वो भी दोनों लॉन्ग हैं। तो उन तीनों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।